Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello guys, welcome to Major Kalshi Private Limited online classes. This is Umesh Pandey, Arithmetic and Reasoning faculty at Major Kalshi Prayagraj. So मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं रागा का मॉडल पेपर। रागा का मॉडल पेपर हमने इस तरह से तैयार किया है कि आपके एग्ज़ाम से पहले आप सारे यानी कि अधिकतर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकें। हमने ज़्यादातर लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चंस डिज़ाइन करने की पूरी कोशिश की है। मे बी काफ़ी कॉन्सेप्ट यहीं से आपको इस मॉडल पेपर की हेल्प से आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। सो देर न करते हुए आइए जल्द ही स्टार्ट करते हैं आपका आज का मॉडल पेपर। सो बेटा हम सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सो पहला क्वेश्चन है, देखिए डिक्शनरी से बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन लिखा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी, है ना। हिंदी में क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, इंग्लिश डिक्शनरी जिसे देखने आता होगा वो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को समझ सकता है। वैसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। सो इन सब प्रकार के क्वेश्चंस में बेटा हम सबसे पहले जितने भी यहाँ पे आपको वर्ड दिए गए हैं, देखिए 5 वर्ड्स दिए गए हैं और इनको ऑर्डर में अरेंज करना है इन द डिक्शनरी, है ना बच्चों। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो लेटर स्टार्टिंग के लेटर्स जो कॉमन हो उसे आप हटाते जाइए, है ना। जो स्टार्टिंग के जो कॉमन लेटर्स हो उन्हें आप क्या करें बच्चों, हटाते जाएं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है राइटली, RIGHTLY, है ना बच्चों। दूसरा क्या लिखा है रिजिडली, रिजिडली RIGDLY। तीसरा है बेटा राइटियस, RIGHTEOUS, ये टी है ना बच्चों, ध्यान देना टी है। रिगर REGOUR, है ना। राइट्स RIGHTS। सो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सो ध्यान देना इसमें से जो कॉमन है उसे हटा दीजिए। RIG देख पा रहे हैं तीनों में, सभी में, पांचों में कॉमन है ना बच्चों, सो इसको हटा दीजिए। अब जो आपके पास लेटर बच रहे हैं उनमें से देखिए सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आता है। तो आप कहेंगे सर H है, I है, H है, O है, H है, यानी इनमें सबसे पहले आता है H। तो H वाले जो है आपके वर्ड देखो बेटा 3 है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। सो अगर मैं इनकी बात करूं तो अब जो इनमें H है उसको कॉमन है, पहले वहां से H हटा दीजिए आप। अब देखिए यहां पे T है, यहां पे बेटा T है ना, और यहां पे क्या है T है, तो T को भी हटा दीजिए बिकॉज T भी तीनों में कॉमन है। अब देखो बेटा यहाँ पे L है, यहाँ पे E है, यहाँ पे S है, तो सबसे पहले E आता है, यानी ये हो जाएगा पहले नंबर पे, ये हो जाएगा पहले नंबर पे, यानी शुरुआत होनी चाहिए थर्ड से। कहां से शुरुआत होनी चाहिए, थर्ड से। तो आप देखेंगे तो C ऑप्शन और D ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, सॉरी केवल C ऑप्शन कैंसिल होगा बिकॉज आपका C ऑप्शन की शुरुआत 1 से हुआ है ना। अब आगे देखिए जरा, जब हम यहां से क्लियर कर लिए तो ई हमारा यानी कि तीसरा वाला पहले पे आया। अब देखिए बेटा यहाँ पे L है और यहाँ पे S है, तो L पहले आएगा कि S पहले आएगा, तो पहले L आएगा, यानी ये पहला वाला दूसरे नंबर पे आएगा। 3 के बाद 1 होना चाहिए, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में पड़ा है। आपका आंसर क्या होगा बच्चों, ए हो जाएगा। सो इस तरह से आप चाहें तो थोड़े से कम समय में यानी कि समय की बचत करके आप 2 ही वर्ड को देख करके कंपेयर करके आंसर टिक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे वर्ड्स को अरेंज करें, है ना। सो इन सब बातों का भी आप एग्जाम में ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो बेटा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन इन व्हिच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है बच्चों, एनालॉजी का क्वेश्चन है, यानी जो रिलेशन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है क्लॉक एंड टाइम में, वही रिलेशन इन चारों में से कोई एक में होना चाहिए,
है ना। सो देखो ध्यान से, यानी कि घड़ी और समय का जो रिलेशन है वो इन चारों में से किसी एक में वह रिलेशन आपको जरूर मिलेगा। सो इसका सही आंसर आप देख पा रहे हैं अमीटर होना चाहिए, अमीटर करंट। आप क्यों ऐसा होगा, बिकॉज क्लॉक जो है वो टाइम को मेजर करता है, क्लॉक में क्या बताया जाता है, टाइम। सो बेटा अमीटर से हम करंट मेजर करते हैं, अमीटर से क्या मेजर होता है, करंट मेजर होता है। उसी तरह से बेटा अगर इन तीनों ऑप्शन की बात करें, इन तीनों ऑप्शन की बात करें तो देखिए जो टेसियोमीटर होता है, टेसियोमीटर बेटा तनाव नापने के लिए, मेजर करने के लिए होता है ना। और एनीमोमीटर जो होता है वो हवा, विंड प्रेशर मेजर करने के लिए होता है ना बच्चों। सो इस तरह से आप देखें तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। किसका है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा जल्दी से आप देखें, समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। 6 है आपका, पहले कॉलम में 648, सेकेंड कॉलम में 21 525, 14 क्वेश्चन मार्क 7। तो इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको वैल्यू रिप्लेस करना है। सो आपको एक पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। आप अगर देखें तो 6 और 8 में कुछ ऐसा रिलेशन बनाइए कि 40 आ जाए, या 6 और 40 का ऐसा रिलेशन बनाइए कि 8 आ जाए, या 40 और 8 का कुछ ऐसा रिलेशन बनाइए कि 6 आ जाए। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ईजी तरीके से, यानी कि 8 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है ना बच्चों। अब इसी में अगर हम 8 माइनस कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाले वैल्यू को 1 माइनस किया जा रहा है और मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी 6 है तो ये हो जाएगा 5, अगर 1 माइनस कर दें, और 5 8 जा 40। अगर ये 21 है तो बेटा 1 माइनस करोगे 20 हो जाएगा, 20 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 500 हो जाएगा। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है आगे। अगर ये 14 है तो बेटा इसे 13 बना दो और 7 में मल्टीप्लाई कर दो, 91 आएगा। क्या आपके ऑप्शन में 91 दिखाई पड़ रहा है? जी हाँ बच्चों, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 91। सो इस तरह से आप मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें कई टाइप्स के रूल्स होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली कभी कभी आपको दिमाग में अगर हिट कर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कभी कभी प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इस प्रकार के क्वेश्चंस करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो बहुत प्रेशर मत लीजिए, आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आप आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो बेटा क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात किया जाए तो आप देख पा रहे हैं मिरर इमेज का क्वेश्चन है ना। मिरर इमेज देख पा रहे हैं आप। Which of the option figures is the exact mirror image of the given figure when the mirror is held at the right side? दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर, दाईं ओर का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका दर्पण रखा जाएगा बच्चों, और अब आपको मिरर बनाना है। सो जब भी दर्पण दाईं ओर या बाईं ओर रखा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके लेटर्स होते हैं, जो डायग्राम्स होते हैं, उनमें जो चेंजिंग आती है बेटा, वो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाता है। अप डाउन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ध्यान देना बेटा, वाटर इमेज में अप डाउन का चेंजिंग होता है, बट लेफ्ट और राइट में जब भी मिरर रखा जाएगा तो लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। यानी कि यक्स यहाँ पे सबसे लास्ट में है बेटा, तो सबसे पहले आएगा। तो देख लीजिए आपका ना तो पहले ही ऑप्शन में है ना तो फोर्थ ऑप्शन में है, यानी कि केवल 2 ऑप्शन में पॉसिबिलिटी है। अब बात करेंगे बेटा आर की, तो आर सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखो बेटा एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये लेटर्स भी चेंज हो जाएंगे। जैसे आर है ना, तो आर के राइट साइड में देखिए इस तरह से आपने बनाया है, तो जब इसका मिरर इमेज निकालोगे तो बेटा ये लेफ्ट में हो जाएगा। इसी बात का ध्यान देना है। तो आप देखिए कौन सा ऐसा लेटर है जो मैच नहीं कर रहा है। जी हाँ, के नहीं मैच कर रहा है। देखो बेटा ये के है ना, तो के जो है ये अगर के का मिरर इमेज निकालोगे तो बेटा इस तरह से होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इस के की वजह से ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सो ये सारे जो है इस तरह से चीजों को आप करेंगे तो कहीं ना कहीं जल्दी पकड़ पाएंगे आप। सब फट से सबसे पहले देख लीजिए कोई ऐसा लेटर आपको हो जो है जो कि यहाँ पे मैच ना करे। जैसे मैंने एक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, एक्स यहाँ पे देखो बेटा सबसे लास्ट में है, तो इसका मतलब सबसे राइट में है, तो जो हमारा मिरर बनेगा, इमेज बनेगा, उसमें सबसे
पहले यानी कि लेफ्ट में होगा। तो हमने देखा कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब हम देख रहे थे कि ऑब्जर्व किए हैं कि इस पूरे जो है जितने लेटर्स का इमेज बना है उसमें कोई ऐसा लेटर है क्या जिसमें से लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट नहीं हुआ है, तो मुझे मिला के। अब जब के मिल गया तो बेटा बी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हम कहें कि इसका मतलब सी ऑप्शन होगा। मुझे पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, है ना बच्चों। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। मेरे सभी प्यारे बच्चों, आप इस तरह से चीजों को जो है देखिए, समझिए और कोशिश करिए, प्रयास करिए क्वेश्चन को करने की, जरूर आप सक्सेस होंगे। सो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, सो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। ये आप देखिए डायग्राम देख करके ही समझ जा रहे हैं कि ये डाइस का क्वेश्चन है। 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, select the symbol that will be on the face opposite to the one showing। मीन्स लेटर देखो लेस देन का साइन बनाया है ना बच्चे, लेस देन का साइन है ना। सो इस लेस देन के जो है इस लेस देन वाले साइन के अपोजिट साइड में कौन सा डायग्राम बनेगा। सो आपको यहां से सबसे पहले मैं बता दूं कि डाइस के जो कॉमन फेसेस होते हैं उसके बिहाफ पे हम बहुत ही आसानी से अपोजिट फेसेस निकालते हैं, है ना बच्चों। सो आइए देखते हैं कॉमन फेसेस में यहाँ पे क्या कंडीशन है। एक्चुअली हमें इस डायग्राम को जरूर लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे हमारा ये साइन है, लेस देन का साइन, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, तो यहाँ पे परसेंटेज यानी वन फेस कॉमन मिल गया। जब बेटा वन फेस कॉमन मिलता है तो जो कॉमन फेस होता है उसी को पकड़ के हम क्लॉकवाइज चलते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। सो आइए हम क्लॉकवाइज की बात करते हैं। सो बेटा देखो, अगर हम पहले वाले यानी कि इस वाले डायग्राम में, इस वाले दूसरे में हम कॉमन फेस को अगर पकड़ेंगे तो इसके क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले @ आएगा और फिर डॉलर आएगा। सो हम यहाँ पे @ लिखेंगे और क्या लिखेंगे, डॉलर। अब अगले डायग्राम में बेटा हम वही कॉमन फेस पकड़ेंगे, सो यानी परसेंटेज यहाँ पर लिखेंगे और उसके क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखो यहाँ पे लेस देन आएगा और यहाँ पे एंड आएगा। सो बेटा ये लेस देन हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सो आप इसका मतलब ये समझेंगे कि @ का अपोजिट क्या है बच्चों, @ का अपोजिट क्या है, लेस देन है। डॉलर का अपोजिट क्या है, एंड है। इसका मतलब लेस देन का अपोजिट आपको क्या टिक करना है, आपको क्या टिक करना है प्यारे बच्चों, आपको टिक करना है लेस देन का अपोजिट @ यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। हाँ ध्यान देना, ये वन फेस कॉमन का है, कभी कभी 2 फेसेस कॉमन से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जब 2 फेसेस कॉमन होगा बच्चा तो ध्यान देना, जब 2 फेसेस अगर कॉमन होगा तो जो अनकॉमन फेस होगा वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अनकॉमन फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, ऐसे सिचुएशन में जब 2 फेसेस कॉमन होते हैं। क्लियर है। सो आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अगर हम चलें तो देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। जैसा कि आप देख रहे हैं निश्चित कूट भाषा में लिखा है, इसका मतलब यह कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन इज कोडेड एज 321028, हाउ विल टब बी कोडेड एज इन दैट लैंग्वेज। सो बच्चे अगर हम ध्यान दें तो पेन यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यूमरल वैल्यू से रिलेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेटर है और यहाँ पे नंबर्स हैं। तो न्यूमरल वैल्यू अगर हम P की देखें तो बेटा 16 होती है, और हम अगर E की देखें तो 5 होता है, और N का देखें तो बेटा 14 होता है। यहाँ पे लिखा है 32, 10, 28। कहने का मतलब है कि न्यूमरल वैल्यू करके न्यूमरल वैल्यू का डबल किया गया है। डबल करोगे बेटा 32, इसका डबल करोगे 10, इसका डबल करोगे तो 28। सो इसी तरह से बेटा न्यूमरल वैल्यू निकाल करके आप क्या करेंगे, डबल कर देंगे। किसका, टब, TUB। सो जब TUB की हम बात करें, TUB की बात करें तो T की न्यूमरल वैल्यू होता है 20, यानी इसका हो जाएगा 40। U की न्यूमरल वैल्यू होता है 21, इट मींस इसका हो जाएगा 42। B का होता है 2, इसका मतलब हो जाएगा 04। तो देख लीजिए आंसर क्या आएगा, 40, 42, 04, 40, 42, 04, 40, 42, 04। तो 04 तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 डिजिट में ही मुझे लेना है, तो 1 डिजिट में ही लेना है। तो 40, 42 एंड 4 कहाँ पे आंसर दिख रहा है, कहाँ पे आंसर दिख रहा है बेटा, 40, 42, 4। तो ये है आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना बच्चे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
है ना। कभी कभी जल्दबाजी में नंबर्स एक जैसे होने की वजह से आंसर गलत लग जाते हैं, सो इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी में आपके आसान क्वेश्चन गलत न हो जाए, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे, नहीं तो बहुत पछतावा होता है। सो बेटा ध्यान देना, 40, 42, 4। क्लियर है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो आप देख पा रहे हैं यह क्वेश्चन जो है आपका, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन एनोलॉगी। एनोलॉगी, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। कहने का मतलब है कि ये जो संकाय और शिक्षक है, अगर आप यहाँ देखें तो फैकल्टी एंड टीचर है। सो फैकल्टी बेटा होता है ग्रुप ऑफ टीचर्स। फैकल्टी क्या होता है? ग्रुप ऑफ टीचर्स। सो ऐसा कौन सा कलेक्शन है इन 3-4 ऑप्शन में, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहले ग्रुप है और बाद में मेंबर्स हैं? सो अगर हम बात करें यहाँ पे आंट एंड फ्लॉक यानी कि चींटी और झुंड की, तो बेटा ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि झुंड इधर होता तो एक बार सोचा जाता। दूसरा है आकाशगंगा बहुखंडी इमारतें, तो बेटा इमारतों से कोई मतलब ही नहीं है, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें, अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो बेटा देखो लिखा है कॉलोनी भेड़िया, यह भी पूरी तरह से गलत आंसर है। तो आप कह सकते हैं एक ही ऑप्शन आपका बचा और आपका आंसर हो जाएगा फ्लीट ट्रक्स। फ्लीट क्या होता है, ट्रक्स क्या होता है? ट्रक तो आप जानते हैं, जो ट्रक्स यानी कि जो गाड़ी होती है जो चलाई जाती है जिससे माल ढोए जाते हैं, है ना, बस, ट्रक, कार, ये सब। सो फ्लीट क्या होता है? फ्लीट होता है बेटा अ ग्रुप, यानी कि कोई एक ऐसा जगह, कोई एक मान लीजिए कंपनी ही ले लीजिए जहां पे ढेर सारे ट्रक्स खड़े होते हैं, है ना। सो उसको हम लोग कहते हैं फ्लीट। इट मींस ये ग्रुप को बिलोंग करता है और ये मेंबर को बिलोंग करता है। सो आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 आप जैसा कि देख रहे हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे भाई, माँ, पिता, बेटा दिया हुआ है ना। सो ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का क्वेश्चन है, तो इसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सो आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने की, अगर आप कर पाए तो आंसर भी रिप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दें बच्चों, a प्लस बी मीन्स b इज द ब्रदर ऑफ a, यानी कि a प्लस बी का मतलब है b a का भाई है। a माइनस बी का मतलब है a b की माँ है। देखो a b की माँ है। a इंटू बी का मतलब है a b के पिता हैं। a यहाँ पे देखो बेटा डिवाइड होगा, है ना, डिवाइड होगा, यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड। a डिवाइडेड b का अर्थ है यहाँ पे देखो मिसिंग है ना, तो a डिवाइड b होगा, ध्यान देना। a डिवाइड b का अर्थ है a b का बेटा है। अब आपका क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। कह रहा है कि P प्लस R मल्टीप्लाई T माइनस Q, यहाँ पे डिवाइड होगा बच्चा, ध्यान देना, S प्लस U, यहाँ पे डिवाइड होगा जो कि यहाँ पे आपको मिसिंग है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया? ये डिवाइड है ना बेटा, ये डिवाइड है। सो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो P प्लस R, प्लस का मतलब क्या है बेटा? B A का भाई है, ध्यान देना, ये बाद वाले को ले रहा है पहले, B A का भाई है, यानी कि R P का भाई होगा। सो R भाई होना चाहिए P का, ध्यान देना बच्चों। सो R जो है भाई होगा किसका? P का। ये हमने डायग्राम बनाया। ट्रायंगल हम जो है मेल के लिए लेंगे, सर्कल जो है फीमेल के लिए लेंगे, और यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे सेम जनरेशन के लिए, और डिफरेंट जनरेशन के लिए वर्टिकल लाइन यूज करेंगे। बेटा इस बात का ध्यान देना आप, क्लियर है। हस्बैंड वाइफ के लिए हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे, ब्रदर एंड सिस्टर या ब्रदर के लिए या सिस्टर के लिए हम सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे लिखा है R इंटू टी, तो बेटा इंटू यानी कि मल्टीप्लाई वाला क्या है? A B के पिता हैं, इसका मतलब R T के पिता है। सो R पिता हो जाएंगे किसके? T के। तो देखो ये आपका डिफरेंट जनरेशन है, तो वर्टिकल लाइन से हमने जोड़ दिया, है ना। आगे देखिए बेटा T माइनस Q, माइनस का मतलब क्या है? A B की माँ है, इसका मतलब T Q की माँ है। तो T बेटा अगर माँ हो जाएगी तो किसकी माँ हो जाएगी? Q की। क्लियर है? माइनस का मतलब है ए बी की माँ है, इसका मतलब टी क्यू की माँ है। सो टी देखो माँ हो जाएगी, फीमेल है सर्कल क्यू की। अब आगे देखते हैं बेटा क्यू डिवाइडेड बाई यस, डिवाइड का मतलब है ए बी का बेटा है, तो क्यू यस का बेटा हो जाएगा।
Q यस का बेटा हो जाएगा, तो T का भी ये देखो बेटा है तो इसको हम ट्रायंगल बना दे रहे हैं। T का तो ऑलरेडी बेटा था ही, यस का भी बेटा हो जाएगा, यानी T और यस की शादी हुई है ना बच्चों, और यस होगा हस्बैंड। अब आगे देखिए यस प्लस यू प्लस फिर से आ गया, इसका मतलब होता है बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो बेटा इसका मतलब होगा यू इज द ब्रदर ऑफ यस, यू यस का ब्रदर है, सो यू अगर यस का ब्रदर है सो यहां पे हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो यस का आर से क्या संबंध है। सो बेटा इस वाले क्वेश्चन में हम ये हमेशा देखते हैं कि किसके साथ का लगा है, किसके साथ का लगा है, और इंग्लिश में देखते हैं किसके साथ हाउ लगा है। ये दोनों शब्द जिसके साथ लगे होते हैं उसी को हम आंसर करते हैं, यानी यस को हम आंसर करेंगे। यस और आर का रिलेशन निकालिए जरा। देखो बेटा यस क्या है, यस क्या है, ये देखो टी की माँ है, यानी कि यस के पत्नी, यस के वाइफ का पिता, सॉरी पिता है, यस के वाइफ का पिता है, इसका मतलब ये ससुर है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, ससुर बोलेंगे। और अगर इंग्लिश में बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा, फादर इन लॉ बोलेंगे, फादर इन लॉ। लेकिन ये आंसर नहीं करना है आपको करना है आंसर यस को, तो यस बेटा दामाद हो जाएगा, यस हो जाएगा दामाद, या फिर आपका हो जाएगा सन इन लॉ, या फिर सन इन लॉ, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे, ए हो जाएगा। क्लियर है, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, और यह सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है इन गिवन ऑप्शन, यानी कि किसी भी एक ऑप्शन से। सो आइए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पैटर्न पकड़ते हैं कि किस पैटर्न पे डायग्राम चेंज हो रहे हैं। जब वो पैटर्न हमें क्लियर हो जाते हैं तो उसी पैटर्न पे हम नेक्स्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां से अगर हम बात करें बेटा, यहां देखिए एरो, यहां पे आपको कॉमन मिल रहा है, तो पहले एरो को आप देख लीजिए, फिर बाद में और सारे डायग्राम देखिएगा। अगर हम एरो की बात करें तो देखो बेटा यहां पे इस तरह से बना है, अब इसके बाद ऊपर गया है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है, अगेन नीचे आया है अपोजिट हुआ है, अगेन ऊपर गया है अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसका मतलब कि अगेन नीचे आएगा और इस डायरेक्शन में होगा, राइट साइड में जाता हुआ। तो बेटा आप ये ऑप्शन तो पूरी तरह से काट सकते हैं, ए, सी और डी में से कोई ना कोई एक होगा। अब हम बात करें अगर, तो देखिए बाहर पूरी तरह से ये देखिए पेंटागन, यानी कि पंचभुज आपका जो है बनाया गया है ना, पेंटागन पॉलीगन है। तो बेटा यहाँ पे देखिए पेंटागन जो बना है उसका जो ये कॉर्नर है ऊपर है, यहाँ पे कॉर्नर नीचे है, अगेन कॉर्नर ऊपर है, अगेन कॉर्नर नीचे है। तो अब क्या होगा बेटा, कॉर्नर ऊपर होना चाहिए, यानी कि आपका ये क्वेश्चन तो पूरी, ये ऑप्शन तो पूरी तरह से नहीं होगा क्योंकि इसका कॉर्नर नीचे है। अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो डी होगा। अब आइए देखते हैं कि अब आपका क्या क्वेश्चन होगा, अगला डायग्राम आपका क्या बनेगा। अब यहां से देखें तो बेटा अंदर के डायग्राम्स की बात कर सकते हैं हम। किसकी बात कर सकते हैं, अंदर के डायग्राम्स की बात कर सकते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे ट्रायंगल था, यहाँ भी ट्रायंगल है, यानी कि 3 साइड्स हैं। कितने साइड हैं बेटा, 3 साइड्स हैं। अब देखो 2 में 3 साइड्स हुआ, अब आगे 4 साइड्स यानी स्क्वायर बना 2 बार, अब आगे क्या बनेगा बेटा, 5 साइड्स बनेगा। तो 5 साइड्स बेटा देखो इसमें है, यानी कि ये आपका आंसर होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इस तरह से हम चीजों को क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं, और इस तरह से हम क्या करते हैं, सीरीज के पैटर्न को पकड़ते हैं। आप इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आराम से समझ करके एक एक पैटर्न को पकड़ सकते हैं और उसी के बिहाफ पे आप नेक्स्ट डायग्राम को डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें बच्चों, आप देखें क्वेश्चन नंबर 10 आपका रिलेट कर रहा है ऑनवर्ड आउट से, है ना, ऑड वन आउट से, यानी कि ये क्लासिफिकेशन का नंबर है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे आप देखते ही समझ गए, यहां से देखिए लिखा है किसी तरह से समान है, किसी ना किसी तरह से समान है, असंगत शब्द का चयन करना है, क्लासिफिकेशन करना है बच्चों। क्या करना है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 8 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 7 आर अलाइक in some manner and one is different.
सेलेक्ट द ऑड वर्ड, यानी कि 8 शब्द आपको दिए गए हैं, 8 शब्द में से कोई ना कोई एक डिफरेंस है, डिफरेंट है, 7 एक जैसे हैं, तो जो डिफरेंट है उसी को आपको ढूंढना होगा। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो आप देख के बता सकते हैं, फटाफट बताइए सभी बच्चे। मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। जी हाँ बच्चों, विंडोज इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारे जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं सभी वर्ड हार्डवेयर हैं। क्या है? हार्डवेयर है। और जो ये आपका विंडोज है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी आप सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो डिफरेंट वर्ड होगा वो क्या होगा? विंडोज होगा। इसी तरह से आप चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। ये बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि आपका मैथ से रिलेटेड, अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनाया गया, जिसमें कुछ कैलकुलेशन मिलेंगे आपको, बट ये होते रीजनिंग के हैं, है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन 2 साइंस एंड 2 नंबर्स शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। कहने का मतलब है कि निम्नलिखित समीकरण में किन्हीं 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी अभी ये जो आपका इक्वेशन दिया है, देखो बेटा ये इक्वेशन दिया है, इसी को हमको क्या करना है, कुछ इंटरचेंजेस करने होंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व। यानी अभी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली 132 नहीं आएगा, है ना। यह हो सकता है आ भी जाए ना, बट आपको एक ऑप्शन उठाना है, जैसे कि यहाँ पे प्लस एंड माइनस, जैसे लिखिए मल्टीप्लाई एंड माइनस है, तो जहां मल्टीप्लाई होगा वहां माइनस करिएगा, जहां माइनस होगा वहां पे मल्टीप्लाई करिएगा। और 32 एंड 34, जहां 34 है वहां 32 करिएगा, और जहां 32 है वहां पे 34 करिएगा, है ना। देखो बेटा यहाँ पे डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन देखो मिस हो गया है ना। तो इस तरह से आपको इंटरचेंज करना है और उसके बाद इस तरह से इसको इंटरचेंज करके सॉल्व करना है कि यहाँ पे 132 आ जाए, LHS में भी और RHS में भी। तो आइए एक एक करके ऑप्शन उठाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम ऑप्शन की हेल्प से करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका 28 माइनस 32 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 34। अब इसको सॉल्व करने में बेटा 132 आना चाहिए, तो पहले रिप्लेस करिए, प्लस एंड माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई एंड माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे माइनस कर दीजिए। और यहाँ पे आप जो है 32 को 34 बनाइए, ये 32 हो जाएगा और ये 34 हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड कर दो बेटा, यहाँ 8 लिखो, यहाँ प्लस लिखो, यहाँ पे 28 लिखो। जरा सॉल्व करिए आप। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, आप जानते हैं बॉडमास का फॉर्मूला है ना। सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो बेटा ये हो जाएगा 17 और ये 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8 प्लस 32। अगर आप देख पा रहे होंगे सो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी, इसकी वैल्यू 132 से उसका डबल से भी ज़्यादा होगा वैल्यू। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि इतना, इस तरह से आप देखें इसको सॉल्व करने पे यहाँ कभी भी 132 नहीं आएगा। सो ये ऑप्शन हम हटा देंगे। इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है, पूरा सॉल्व करने के चक्कर मत पड़ जाइएगा। ऑब्जर्व करके उसके बाद आप क्विट कर जाइए अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है बेटा प्लस एंड माइनस, यानी प्लस को हम माइनस करेंगे और माइनस को क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे। 28 को 32 बनाएंगे, इसको 32 बनाएंगे और 32 को बनाएंगे 28, 32 को बनाएंगे 28, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8, दिस इज 34। अगेन इसे आप सॉल्व करिए तो देखिए ये हो जाएगा 32 प्लस ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 14 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 32। तो जब बेटा आप इसे सॉल्व करें तो 32 कैंसिल हो जाएगा, 14 इंटू 8 132 कभी नहीं होगा, इसलिए आपका यह भी ऑप्शन पूरी तरह से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा बच्चों। सो ये 2 ऑप्शन तो आपके पूरी तरह से क्या हो गए? खत्म हो गए। तो जब 2 ऑप्शन आपके पूरी तरह से खत्म हो गए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की। और ध्यान दीजिएगा, बड़े ही इंटरेस्टिंग की बात, बड़े ही मजे की बात मैं आपको बताऊं, अगर तीसरा ऑप्शन सही हो गया तो ठीक है, वरना चौथा ऑप्शन हम आंख बंद करके लगा देंगे और हमारा वही आंसर हो जाता है ना। इस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा 3 ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आइए बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। सो मल्टीप्लाई और माइनस, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे माइनस करिए। 8 एंड 2 यानी यहाँ पे 8 करिए, यहाँ पे 2 करिए, प्लस 34 डिवाइड बाई यहाँ पे 32 हो जाएगा और इट शुड बी 28।
तो बेटा देखो ये हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई, यहाँ से 8 से डिवाइड करोगे बेटा 4 आएगा, -2 + 34। सो 28 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें 1 और 2 आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +32 आएगा। सो ये कभी भी 132 के इक्वल नहीं आएगा। सो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। 3 ऑप्शन अगर नहीं होगा तो 4th ऑप्शन 100% हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन काफी बड़ा है ये, हाँ एनोलॉजी का क्वेश्चन, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है ना बच्चों, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से रिलेटेड इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके हिंदी वर्जन को भी मैं कर दे रहा हूँ, बच्चे देख लें जो हिंदी में है, क्वेश्चन को देख रहे हैं, है हिंदी का क्वेश्चन है ना। सो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो बेटा यहाँ पे कथन दिया जाता है, यहाँ पे कथन दिया जाता है, कह रहा ना दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही आमतौर पर स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई देती है। तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से इन कथनों का अनुसरण करता है। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो आपसे यहाँ कहा जाए उसे आप सत्य मानेंगे, भले ही वो वास्तव में गलत हो, है ना, लेकिन आपको सत्य मानना है। तो आइए देखिए कैसे इजी तरीके से कैसे हम इन सब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो बेटा हम लोग पहले ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में 2 कथन आपको दिए जाते हैं और उन्हीं कथन के माध्यम से आपको निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगर वह निष्कर्ष इन कथन पे बेस्ड होते हैं तब तो आप उन्हें सही मानते हैं, अदरवाइज गलत मान लेते हैं। कौन कौन से ऑप्शन सही, कौन कौन से कथन सही होंगे, उन्हीं के बिहाफ पे आपको आंसर्स जो है टिक करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका कथन है बेटा, कोई भी बोतल कलम नहीं है, कोई भी बोतल कलम नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे नो ओवरलैपिंग की बात हो रही है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं बताया जा रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बोतल कह दें, अगर यहाँ पे हम बोतल कह दें और ये कलम कह दें तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये कलम का वेन डायग्राम होगा और ये बोतल का डायग्राम होगा। कोई भी बोतल कलम नहीं है, सभी जग बोतलें हैं, यानी जग का जो डायग्राम होगा वो बोतल होगा। ये देखो बेटा ये जग है, इसका हम वेन डायग्राम बना रहे हैं तो ये हो जाएगा। तो सभी जग जो है बोतलें हैं, इसका मतलब बोतल के अंदर जग का डायग्राम बनाया जाएगा। जब सभी आता है तो कंप्लीट ओवरलैप होता है, कंप्लीट ओवरलैप होता है। अब आप देखें, निकालें निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है कुछ जग कलमें हैं, कुछ जग कलमें हैं। सो बेटा जब बोतल और कलम में कोई रिलेशन नहीं है तो जग और कलम में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब पहला निष्कर्ष नहीं निकलेगा, पहला निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बात करेंगे दूसरे निष्कर्ष की, कोई भी जग कलम नहीं है, कोई भी जग कलम नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बोतल कलम नहीं है तो सारे के सारे जग बोतल हैं, तो एक भी जग कलम नहीं होगा। यही यह कह भी रहा है कि कोई भी जग बोतलें नहीं, कोई भी जग कलम नहीं है, तो यह दूसरा आपका सही हो जाएगा, यानी ये सही बात कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। तीसरे निष्कर्ष की बात करेंगे, कुछ बोतलें जग हैं, कुछ बोतलें जग हैं। अब देखो बेटा बोतल और जग में रिलेशन निकाल रहा है, तो बेटा जब हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो बाहर बोतल है, बोतल से अंदर आएंगे जग, तो यहाँ पे कुछ की मीनिंग आती है, सम का यहाँ पे जो है रिलेशन निकलता है। किसका बेटा? कुछ की मीनिंग आती है। तो कुछ का मीनिंग आता है तो क्वेश्चन में ये कह भी रहा है, हाँ भाई क्वेश्चन में कह भी रहा है कि कुछ बोतलें जग हैं, इसका मतलब दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड कहाँ है? जी हाँ सी ऑप्शन में। सो सी ऑप्शन आपका पूरी तरह से सही आंसर होगा। इस तरह से आप सिलोजिज्म न्याय निगमन के प्रश्नों को सॉल्व करिए। आप वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कंप्लीट ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, इन्हीं तीन के बेस्ड पे आपका ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम सॉल्व हो जाता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना बच्चों। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। सो क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 13 देखो पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है ना। देखो नहीं लिखा है, एक कागज के एक टुकड़े को मोड़ करके काटने का क्रम दिया गया है ना, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर
in which the folded paper has been cut is shown in the following figures. How would this paper look when unfolded? इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करते हैं बच्चों? इस प्रकार के प्रश्न को हम क्या करते हैं, कागज का टुकड़ा होता है, पहले उसे मोड़ते हैं, मोड़ने के बाद उसे हम कट करते हैं और कट कर देने के बाद उसको पूरी तरह से दोबारा हम ओपन कर देते हैं और ओपन करने के बाद हमारा जो डायग्राम होता है वही हमें आंसर टिक करना होता है। सो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए बेटा, ये आपका पेपर है। इस पेपर को पहले हाफ से फोल्ड किया गया है, उसके बाद फिर अगेन 1/4 किया गया है। 1/4 करने के बाद इसमें कट मारा गया है। सो देखिए बेटा, 1/4 जो किया गया है उसमें जो कट मारा गया है वो कैसे है, इसको जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं। ये है 1/4 पार्ट, है ना। इसमें जो कट मारा गया है ये आपका इस तरह से है। इस तरह से आपका कट मारा गया है। सो बच्चों, अब जब ये 1/4 है तो इसको हम दोबारा ओपन करेंगे, रीओपन करेंगे, जिस तरह से यह फोल्ड किया गया है, जिस ऑर्डर में। सो बेटा सबसे पहले ये 1/4 में, तो इसको हाफ में करेंगे तो ऊपर की ओर ओपन करेंगे। तो बेटा जब हम ऊपर की ओर ओपन करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहां से यह पार्ट बनेगा आपका, और इस एक प्रकार का वाटर इमेज बनेगा, ये वाटर इमेज बनेगा एक प्रकार का। यानी ये वाला जो नीचे का सर्कल है बेटा, ये ऊपर जाएगा ऐसे, और ये बीच में होगा, और ये यहां पर बनेगा। अगेन जब इसको पूरी तरह से ओपन कर दोगे तो देखो यहां से फिर ये इतना बड़ा आपका हो जाएगा, और ये बेटा एक प्रकार से इसको डॉटेड में बना दे रहा हूं। यहां से आप देखेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आपका सर्कल बनेगा, अगेन यहाँ पे सर्कल बनेगा, इस तरह से यहाँ पे डायग्राम बनेगा। तो देख लीजिए यह डायग्राम किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। सो बिल्कुल सी ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना बच्चों। तो आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका देखिए यहां से, ये कंप्लीटली वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे? लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पे आपको देखिए क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। क्या क्या है? क्रिकेटर्स है, प्लेयर्स है, ह्यूमन बीइंग्स है। फिर से देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, मानव जातियां हैं। इन तीनों में आपको वेन डायग्राम बनाना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसे आपको बताना है। अगर हम बात करें इनके वेन डायग्राम की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, इनमें रिलेशन किस प्रकार से निकाला जाता है। सो क्रिकेटर, खिलाड़ी और मानव जातियां में रिलेशन आप निकालिए इस तरह से कि क्या क्रिकेटर खिलाड़ी हो सकता है? बिल्कुल खिलाड़ी हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, 100% हो सकता है। जब 100% की बात आती है तो कंप्लीट ओवरलैप होता है। जब मे बी, मे नॉट बी की कंडीशन आती है तो वहां पे पार्शियल ओवरलैपिंग होता है। जब नो रिलेशन की बात होती है तो वहां पे नो ओवरलैपिंग की बात आती है। सो यहाँ पे क्रिकेटर 100% खिलाड़ी है। सो बेटा अगर ये क्रिकेटर हो जाए सो इसको कंप्लीट ओवरलैप करेगा कौन? खिलाड़ी। अब देखिए, क्या खिलाड़ी मानव जातियां हो सकता है? जी हाँ बेटा, जो खिलाड़ी, जो प्लेयर्स होता है वो ह्यूमन बीइंग्स ही तो होता है। क्रिकेटर भी ह्यूमन बीइंग्स होता है, यानी कि बोथ आर ह्यूमन बीइंग्स। सो ह्यूमन बीइंग्स इन दोनों को ओवरलैप करेगा। सो ये आपका ह्यूमन बीइंग्स का वेन डायग्राम हो जाएगा। यानी ये डायग्राम इस रिलेशन को दर्शाता है, क्रिकेटर, खिलाड़ी और मानव जातियां। तो क्या यह वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है? जी हाँ बच्चों, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आप देखेंगे कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी दिखाई पड़ सकते हैं। सो आप इसको बेहतर तरीके से समझिए, पूरे वीडियो को वॉच करिए। हम इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं कि आपके काफी हद तक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, लिखा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। यानी कि ये देखिए 5 आपको
वर्ड दिए गए हैं, 5 वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है ना, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, जैसा आपको क्वेश्चन ऑप्शन में दिया जाए, ऑप्शन के हिसाब से इसको हम सॉल्व करते हैं। मीनिंगफुल वर्ड जनरली हम लोग क्या करते हैं बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो जरा बताइए, कर्नल, फील्ड मार्शल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, इसमें सबसे पहले कौन आएगा? जी हाँ बच्चों, अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए? फील्ड मार्शल आना चाहिए, यानी कि आपका सबसे पहले हो जाएगा क्या बच्चों? 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका आएगा जनरल आएगा। उसके बाद क्या आएगा बेटा? जनरल आएगा, यानी कि 5। उसके बाद की जो पोस्ट होगी बेटा ब्रिगेडियर की होगी। किसकी होगी? ब्रिगेडियर की, यानी 3 हो जाएगा। ब्रिगेडियर के बाद बेटा कर्नल आता है। उसके बाद क्या आता है जो बचा, यानी कि लेफ्टिनेंट। आप देख लीजिए यह किस ऑप्शन में मैच करता है? 2 5 3 1 4। 2 5 3 1 4 इज द सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? सो ये आपका रीजनिंग का सेशन, ये आपके रीजनिंग के 15 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक पोर्शन की। अर्थमेटिक पोर्शन से हम आपके लिए लेकर के आए हैं 8 क्वेश्चन, आइए उन्हें भी देखते हैं। बच्चों हमने इस तरह से प्रयास किए हैं इस पूरे सेशन को डिस्कस करने की, ताकि सभी बच्चे इस तरह से समझें कि उनको कहीं ना कहीं रिवाइज क्लास एक प्रकार से मिल रही होगी। हम इस तरह से आराम से चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप जो अपना कीमती समय यहाँ पे दे रहे हैं उससे आपको कुछ लाभ भी हो। मॉडल पेपर के साथ साथ आपका रिवीजन क्लास भी इसी में कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर्स के हो जा रहे हैं। सो आइए हम बात करते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन पर। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाइम एंड वर्क का यह क्वेश्चन है। ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 15 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है ए बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, 15 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली, है ना बच्चों। बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर 3 डेज। बी और सी ने काम करना शुरू किया। कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। एंड लेफ्ट, और उसके बाद काम को छोड़ दिया। अब कह रहा है द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इज, यानी कि अब शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। सो आइए हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो बेटा, अगर ए जो है ए 24 डेज में करता है, बी 15 डेज में करता है, सी 12 डेज में करता है, तो इन तीनों का जब हम एलसीएम ले लेते हैं, 120, यह टोटल वर्क आ जाता है। यानी कि 24 दिन में अगर काम करना है 120, तो एक दिन में 5 काम करना होगा। अगर 15 दिन में काम करना है तो एक दिन में 8 काम करना होगा। अगर 12 दिन में काम करना है तो एक दिन में 10 काम करना होगा। अब मुझे बात बताइए, 120 काम करना है, बी और सी अगर शुरुआत करेंगे तो एक दिन में 8 और 10 18, यानी 8 + 10, एक दिन में 18 काम होगा। और यह कितने दिनों तक करते हैं? 3 दिनों तक, यानी कि 54 वर्क ये लोग कर चुके होंगे। तो कितना काम बचा होगा? 120 में 54 को माइनस कर दीजिए, तो बताइए कितना आएगा। 120 में अगर बेटा आप 54 को माइनस करेंगे तो 66 आएगा। कितना आएगा? 66, यानी 66 वर्ग अभी भी बचे होंगे। अब इन 66 वर्ग को कौन करेगा बेटा? ए करेगा। तो 66 वर्क कंप्लीट करना है। अगर हर रोज 5 वर्क करें आप तो टाइम लगेगा 66/5, यानी आप ये कह सकते हैं 13 and 1/5, 13 सही 1/5 दिन में, 13 सही 1/5 दिन में बचे हुए काम को ए पूरी तरह से निपटा डालेगा, यानी कंप्लीट कर जाएगा, है ना। सो 13 सही 1/5 आपके किस ऑप्शन में है बच्चों? आपके डी ऑप्शन, यानी लास्ट ऑप्शन में पड़ा हुआ है। इस तरह से हम वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। यह तरीका बहुत ही बेहतर तरीका होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को यह इजी बना देता है। सो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यानी क्वेश्चन नंबर 17 पर। द रेडियस ऑफ, देखिए ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर। द डिस्टेंस इन मीटर कवर्ड बाई रनिंग 8
राउंड्स अराउंड इट। कहने का मतलब यह है कि एक वृत्ताकार उद्यान है, उसकी त्रिज्या है बेटा 42 मीटर। इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी आपको बतानी है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि किसी भी वृत्त में अगर हम डिस्टेंस निकालें तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है एक प्रकार से पेरीमीटर यानी परिधि यानी सरकमफ्रेंस से रिलेट करता है। तो बेटा 2 पाई r, एक चक्कर में अगर हम चलेंगे तो 2 पाई r डिस्टेंस कवर करेंगे, है ना। यानी कि कुल दूरी अगर निकालें बच्चों, अगर हम टोटल डिस्टेंस निकाल लें तो हमारे लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल करके आता है 2 पाई r इंटू n। क्या बच्चों? 2 पाई r इंटू n। तो देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 मल्टीप्लाई बाई r की वैल्यू बेटा 42 है, मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है ना। 7 से डिवाइड कर दीजिए 6 आएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, इट शुड बी 44, 22 2 ज़ा 44 इंटू 6 4 ज़ा 48। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सो आप जैसा कि देख रहे हैं 8 चौक 32, इकाई अंक का देखें 8 चौक 32 यानी इकाई अंक 2 आने वाला है। जैसा कि 2 ऑप्शन आपका मैच कर गया, एक तो इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है। तो आइए गुणा कर लेते हैं। 48 में बेटा जब हम 44 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 4 8 32, 3 हासिल लगा आपका, तो 4 चौक 16 और 4 8 32, 32 और 16 48, 3 51। देखिए आपका इकाई दहाई अंक 1 आ गया, जैसा कि यहाँ पे 1 मैच कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 1 1 2। पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 2112, है ना। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन था, इसका कोई बहुत इशू नहीं है। इशू यहाँ पर है बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि कुल दूरी कैसे निकाला जाता है किसी भी सर्कुलर पाथ पे। सर्कुलर पाथ पे टोटल डिस्टेंस अगर आपको n राउंड चलने में अगर आपको डिसाइड करना है, देन यू कैन से परिधि यानी सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाई टोटल राउंड्स। क्लियर है। सो आइए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। आउट ऑफ 6 नंबर्स द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 7 टाइम्स द 6 नंबर। क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यानी कि ये जो योगफल है बच्चों, ये छठी संख्या पर डिपेंड करता है। अगर हम माना लेट द सिक्स्थ नंबर छठी संख्या अगर हम x मान ले बच्चों, कितना मान ले x, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा बच्चों 7x, बिकॉज इसका 7 टाइम्स है, प्लस x। अगर इनको हम जोड़ दें तो ये 6 के 6 संख्याओं का योगफल हो जाएगा। जितनी भी संख्याएं हैं इन सबका योगफल हो जाएगा। आगे कह रहा है इफ देयर एवरेज इज 136, एवरेज होता है कुल योगफल बटे कुल पदों की कुल संख्या, यानी कुल योगफल आपका 7x प्लस 6 7x प्लस x है और डिवाइडेड बाई कुल संख्या कितनी है बच्चों 6 है, क्योंकि 6 संख्या है, बराबर 136। अब देखिए 8x, तो x का मान अगर निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 136 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 8 से डिवाइड होगा ना ये वाला 8। यहाँ से जरा सॉल्व करो, 8 एकम में 8 और ये 7 टाइम्स जाएगा, तो बेटा 7 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 102 आएगा। यानी कि जो छठवीं संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 102। इस तरह से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। सो आइए बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, सो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अ शॉपकीपर, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउिंग 28% डिस्काउंट ही वांट्स अ गेन ऑफ 12%। क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक दुकानदार है बेटा, वह 28% डिस्काउंट देने के बाद भी 12% का लाभ प्राप्त करता है ना। इफ the marked price is 224 then the cost price of the article।
ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो कभी भी अगर बेटा मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन आपको दिया रहे, क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन दिया रहे, तो ध्यान देना एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इसका यूज हमेशा करिएगा। एमपी यानी मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस डी परसेंट, 100 माइनस डी परसेंट, डी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। बेटा जब प्रॉफिट दिया रहेगा तो पी हम लगाएंगे प्लस पी, लॉस रहेगा तो माइनस पी, यहाँ पे क्या है बेटा गेन है यानी प्लस लगाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। एमपी बच्चों दिया है 224 दिया है ना, मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस डी यानी 28, 100 में से 28 माइनस करोगे बच्चों 72% आएगा यानी 72/100 इज इक्वल टू सीपी आपको निकालना है मल्टीप्लाई बाई 100 और 12% लाभ दिया है यानी कि 100 प्लस 12 112% यानी डिवाइड बाई 100। देखो सभी LHS में मल्टीप्लाई में है, RHS में भी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे बच्चों 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहां से अगर गौर करो तो 112 से अगर हम 224 को डिवाइड करें बेटा 2 टाइम्स जाएगा, कितना जाएगा 2 बार जाएगा। तो सीपी का मान देखो बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिया, 72 दुना 144 यानी 144 रुपए आपका आंसर होगा जो कि ए ऑप्शन में पड़ा हुआ है ना बच्चों। सो इस तरह से आप चीजों को देखिए और समझिए, यह ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। सो कभी भी बेटा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रिलेशन अगर पूछा जाए तो इस आप जो है फॉर्मूले इस ट्रिक की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ें सभी लोग। कह रहा है इफ एक्स वाई जेड आर 3 इंटीजर्स यानी पूर्णांक की बात कर रहा है, सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, y प्लस जेड इज इक्वल टू 13 एंड z प्लस x इज इक्वल टू 17, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर अपॉन वाई जेड। ध्यान देना बच्चों, आपको मान निकालना है x स्क्वायर अपॉन y इंटू जेड, इसी का बेटा मान निकालना है। तो आइए देखते हैं इसका मान कैसे सॉल्व होगा। अब यहां से अगर हम x y z का मान निकाल लें तो बहुत इजी तरीके से हम x और y और z के स्थान पे नंबर रखेंगे और हमारा आंसर आएगा। सो ध्यान दो, अगर इन तीनों इक्वेशन को हम जोड़ दें, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तो बेटा जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए हमारा क्या आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, जरा जोड़ के बताइए। आप कहेंगे सर 8 प्लस 13 प्लस 17 इट मीन्स 38, कितना हो जाएगा बच्चों 38। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हो जाएगा 19। अब यहां से x का मान और y का मान और z का मान हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे, x प्लस वाई का मान कितना दिया है बच्चों 8 दिया है, तो x प्लस वाई अगर यहां से माइनस करोगे, ध्यान देना अगर इसकी वैल्यू हम यहां पे रख दें कितना 8, तो z की वैल्यू यहां से निकल जाएगी बच्चों, z बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहां से समझने की कोशिश करो, यहां से z इज इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 8 बराबर 11, है ना। अब अगर हम यही काम अब हम अगले इक्वेशन के साथ करें, अगला इक्वेशन क्या है, y प्लस जेड बराबर 13, यानी y प्लस जेड का मान अगर हम 13 रख दें तो बेटा x का मान हम निकाल सकते हैं। तो x का मान यहाँ पे क्या आएगा, 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6। अब आगे अगर हम यही काम अगले इक्वेशन के साथ करें, z प्लस एक्स बराबर 17 है, यानी z प्लस एक्स इन दोनों की वैल्यू अगर हम जोड़ के 17 रख दें तो बेटा y का मान हम यहां से निकाल सकते हैं, y बराबर आपका हो जाएगा 19 माइनस 17 बराबर कितना 2। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब यही मान उठा के हम यहां रखेंगे, देखिए आपका आंसर आने वाला है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो बेटा x का मतलब है 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 डिवाइड बाई y इंटू जेड,
y इंटू जेड यानी कि 11 गुणा में y इंटू जेड यानी 11 दूना 22, तो मैं लिख देता हूं 22। बेटा 36 बटा में 22, अगर मैं 36 बटा में 22 की बात करूं तो 36 बटा में 22 आपका क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करिए, 18 बटा में 11। तो क्या 18 बटा में 11 आंसर आ रहा है? जी हाँ, 18 बटा में 11 आपका लास्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बेटा? लास्ट ऑप्शन है 18 बटा में 11। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? आइए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 21 की, 21। क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? देखो यहां से डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। रिलेटिव स्पीड से जो है बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो बच्चों इस क्वेश्चन को। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 428 किलोमीटर। यानी कि अगर हम यहां से यहां तक स्टेशन ए और स्टेशन बी बना दें, यहां पे स्टेशन ए है, यहां पर स्टेशन बी है, ये बेटा 428 किलोमीटर है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है बच्चों? 428 किलोमीटर है। अब ध्यान से देखिए, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एट 6 AM, यानी कि 6 AM पर एक जो ट्रेन है वो 6 AM पर स्टार्ट होती है। कहां से बच्चों? कहां से? स्टेशन ए से। एंड मूव्स टूवर्ड्स स्टेशन बी, और कहां चलना शुरू करती है? स्टेशन बी की ओर चलना शुरू करती है। अब आगे देखिए, कह रहा है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी जो स्पीड होती है बच्चों वो होती है 48 किलोमीटर पर आवर। कितना है बच्चों? 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आइए अब आगे बात करते हैं। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी एट 6:20 AM। अब दूसरी ट्रेन स्टार्ट हो रही है 6:20 पर, 6:20 पर। अब देखो इसका मतलब 20 मिनट बाद ये यहां से चलना शुरू करती है, जब ये चली है। अब ये जो है बी से ए की ओर चलेगी। देखो आगे लिखा है एंड मूव्स टुवर्ड्स स्टेशन ए एट एवरेज, मूव्स स्टेशन टुवर्ड्स स्टेशन ए एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। यानी इसकी स्पीड जो होगी बच्चों 55 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है? एट व्हाट टाइम, यानी कि कितने समय में विल द ट्रेन्स मीट, दोनों ट्रेन कितने समय में मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई दो मूवेबल बॉडीज सेम टाइम ड्यूरेशन में अगर मूव करते हो, ध्यान देना, तो ऐसी सिचुएशन में रिलेटिव स्पीड काम करता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड हो जाता है, सेम डायरेक्शन में है तो अपोजिट स्पीड माइनस हो जाता है, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाता है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा सेम ड्यूरेशन में, यानी कि ये 6 है और ये 6:20 है। तो अगर हम दोनों को सेम ड्यूरेशन लाना चाहें तो 6:20 के बाद आफ्टर 6:20 AM दोनों सेम ड्यूरेशन में मूवेबल कंडीशन में हो जाएंगे। इसका मतलब इसको 6:20 पर लेके जाइए। बेटा जब ये 6 AM पर यहां पर है तो 6:20 पे मान लीजिए यहां पर पहुंचेगा, है ना? तो कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा? कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अगर ये 48 किलोमीटर 1 आवर में जाता है तो 20 मिनट यानी 1/3 आवर, यानी कि 48 में 3 का डिवाइड कर दीजिए बच्चों, 16 किलोमीटर हो जाएगा। यानी 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 16 किलोमीटर। जब ये 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी तो देखिए ये डिस्टेंस बचेगा कितना? 428 माइनस 16, तब आप कहोगे 412 किलोमीटर ये डिस्टेंस आपकी इन दोनों के बीच में बचेगी। अब यहां से बच्चों अगर दोनों को मीट कराना है तो टाइम निकाल लीजिए। टाइम होगा आपका टोटल डिस्टेंस बटा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस है बेटा
डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड, सम ऑफ द स्पीड 48 प्लस 55, 48 और 55 को अगर हम ऐड कर दें, 48 और 55 को अगर हम ऐड कर दें तो बेटा ये हो जाएगा 103 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब आफ्टर 4 आवर, अंकित 4 आवर्स लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 4 आवर्स लगेगा, है ना? 4 आवर्स लगेगा बच्चों। तो 4 आवर्स आफ्टर 620, कहां? 620। सो आफ्टर 620 अगर हम 4 आवर्स की बात करें तो हमारा टाइम हो जाएगा 10:20। हमारा टाइम क्या हो जाएगा? 10:20, है ना बच्चों? यानी कि 10:20 पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हुई नजर आएंगी। तो आपका आंसर होना चाहिए 10:20। लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 10:20 पर। सही है बच्चों। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। हम आपके प्रश्न को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जो है आराम से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए बच्चों कि आपको यहाँ पे हम जो है रिवीजन क्लास के तौर पे लेकर के आए हैं। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम ये दिखाएं आपको कि हम कितना जल्दी या कैसे। हमारा टारगेट ये है कि इस क्लास को करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपकी काफ़ी कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाए, और जब आपकी चीज़ें रिवाइज होंगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहीं से अगर कोई कॉन्सेप्ट निकल करके एग्जाम में आता है तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। सो आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 जैसा कि आप देख रहे हैं ज्योमेट्री से बेस्ड क्वेश्चन है। यह जो है सिमिलरिटी से बेस्ड क्वेश्चन है। सो आइए सिमिलरिटी के भी कुछ हम लोग रूल्स जान लेते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मे बी आपके एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना दिए जाएं। सो बेटा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है, इफ DE BC AD इज इक्वल टू, एक मिनट, DE BC ये पैरेलल है बेटा, है ना? पैरेलल, यहाँ पे ऐसे पैरेलल है। DE देखिए एरो बना है ना, तो यहाँ पे ये इस तरह से लिखा है DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, है ना बच्चों? DE पैरेलल BC। AD इज इक्वल टू 2.5। देखिए यहां से समझिए, हम डायग्राम बना दे रहे हैं। AD इज इक्वल टू ये है 2.5। चलिए यहां पे लिख दे रहा हूं, AD इज इक्वल टू 2.5। आगे क्या है? DB इज इक्वल टू 3.5। DB इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3.5। आगे क्या लिखा है? EC इज इक्वल टू 4.2। EC इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4.2। आपसे क्या पूछा जा रहा है? देन द मेजर ऑफ AC। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चों? ध्यान से देखो, अगर ये A है, यहां पर आपका B है, यहां पर C है। सो देखो इन दोनों साइड्स को टच करते हुए अगर कोई ऐसी लाइन बनाई जाए जो कि D और E पर टच करे, AB और AC को, तो 100% अगर ये इन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। एक तो होता है ADE और एक होता है ABC। और सिमिलरिटी का ये रूल होता है कि जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो संगत भुजाएं होती हैं, जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, वे एक दूसरे को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं, इक्वल रेशियो में। यानी कि ये हो जाएगा बच्चों AD डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई AC, है ना? सो इस बात का ध्यान दीजिए। सो देखो बेटा यहाँ पे EC की वैल्यू तो दिया ही है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू AE की वैल्यू हम ले लें x, कितना ले लें? x ले लें। तो देखिए ध्यान से, AD की वैल्यू है 2.5, रख दीजिए 2.5 डिवाइड बाई AB की वैल्यू अगर इन दोनों को ऐड कर दें बच्चों तो ये हो जाएगी 6, है ना? इज इक्वल टू AE की वैल्यू हमने लिया है x डिवाइड बाई AC की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, अगर ये x हो जाएगा तो x प्लस 4.2 कितना होगा बच्चों? x प्लस 4.2। अब जरा इसको सॉल्व करिए।
सो यहाँ से अगर हम डेसिमल को हटा दें तो यहाँ 0 हम बढ़ाएंगे तो 5 से डिवाइड करो बच्चा, ये 5 आएगा और ये आएगा 12, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 12x इज इक्वल टू यहाँ पे 5x हो जाएगा, 5x प्लस यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो इट शुड बी 21। अब देखो 5x जब यहाँ आएगा तो 7x बराबर 21 हो जाएगा बच्चों। 7x बराबर जब 21 हो जाएगा तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3। अब जब x बराबर 3 हो जाएगा तो आपको निकालना है AC का मान। किसका मान निकालना है बच्चों, AC का मान। AC बराबर आपका है x प्लस 4.2, यानी कि आपका 3 प्लस 4.2, 3 प्लस 4.2 बराबर कितना होगा बच्चों, 7.2। इट शुड बी 7.2 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। सो चलिए मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लग रही होगी, रिवीजन क्लास की तरह लग रही होगी। सो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख पा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हमने लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। एग्जाम के बहुत ही लेटेस्ट जो एग्जाम चल रहे हैं इस समय, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो हमने बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन लिया है। सो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन के दौरान, आप बेटा एक बार उसको अच्छे से जरूर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। सो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द वैल्यू ऑफ -1 + 1/4 डिवाइड बाई 1/2 -2 + 5 इज, यानी इसका मान निकालना है। तो देखो बेटा यहाँ पे हम बॉडमास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और बॉडमास में सबसे पहले डिवीजन करते हैं। अगर यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात है तो ओनली हम सबसे पहले डिवीजन की बात करेंगे। -1 + 1/4। अब जब ये हमारा डिवीजन है 1/2 तो हम चाहेंगे तो इसको क्रॉस लगा करके 2 कर देंगे, है ना बच्चों। और मल्टीप्लाई अगेन आपका एक्स्ट्रा 2 दिया है +5। तो यहां से देखो बच्चों -1 प्लस ये 2 2 = 4 और 2 से यहाँ कैंसिल होगा तो यहाँ ऊपर 1 बचेगा और +5। -1 से +1 कैंसिल होगा, आपका आंसर आएगा +5, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, +5। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को रागा की क्लास अच्छी लगी होगी और यहाँ से बहुत कुछ आपको लाभ मिला होगा इस वीडियो से। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए सेट के साथ, नए मॉडल पेपर के साथ। मेरी वेल विशेस आप सभी के साथ हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू और आप सभी अपने एग्जाम में सक्सेस हों। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। A very good morning class to all of you. You are most welcome at the Major Kalsi classes. डियर क्लास, अगर हम बात करें तो रागा के अंतर्गत जो जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, जीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो नियर अबाउट अगर मैं बात करूं तो आपके सामने मैं 7 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आया हूं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड जो आपका रागा का पार्ट है, अगर उसकी बात करी जाए तो उसमें 7 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे। तो वही 7 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। दूसरी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, अगर हम बात करें विदिन 6 मंथ, जब भी आपका एग्जाम हो, एक सिनारियो आप फिक्स कर लें कि विदिन 6 मंथ जितनी भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई हैं, गवर्नमेंट के मेजर जो भी प्लान्स रहे हैं, कमीशन सेटअप किए गए हैं, वो इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो जैसे मैं बात करूं तो अटल टनल का अभी उद्घाटन किया गया है, तो अटल टनल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है, नो डाउट। और बात करें तो अभी योगा डे की बात करूं तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोविड-19 की अगर मैं बात करूं तो कुछ एग्जाम्स में कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ एग्जाम्स में कहीं ना कहीं कोविड-19 से ना लेकर के कुछ अलग पैटर्न पे क्वेश्चन वैक्सीन से रिलेटेड पूछ ले रहा है और इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कि हम लोग एक फोबिया बना करके जा रहे हैं कि कोविड से क्वेश्चन आएगा ही जरूर। हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि आए, लेकिन फोकस करिए हर सब्जेक्ट पे प्रॉपरली। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करूं, ट्रीटीज की बात करूं, डिफेंस सेक्टर की मिसाइल से किसी भी चीज को आप स्किप ना करें, सारी चीजों को 1 by 1 आप फॉलो करें। तो मैं इसी प्रकार के प्रश्नों की सीरीज लेकर के आया हूं। देखते हैं इस प्रकार अपने प्रश्नों को। तो पहले क्वेश्चंस की मैं बात करूं डियर क्लास, व्हिच इंडियन स्टेट टॉप इन द इंप्लीमेंटिंग अमृत
स्कीम अगर मैं बात करूं तो अमृत स्कीम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो जिन्होंने टॉप किया है? अगर तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें एक ही होगा ऑप्शंस आपका। तो हम बात करते हैं कि जो अभी की इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो टॉप पे आपका स्टेट है डियर क्लास, वो है आपका ओडिशा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर इसके फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो अटल मिशन रिजर्वेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की जा रही है, यानी कि इस मिशन की स्कीम का पूरा नाम है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो इसका इंप्लीमेंटेशन कब हुआ था? 2000 अगर मैं बात करूं तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उस समय के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी जी। क्लियर हो गई बात? तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई अमृत स्कीम की। दूसरी चीज, किस ईयर में? 2015 में। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब फर्दर नेक्स्ट वही देखिए, हमने दोनों, आपको प्रॉब्लम्स ना हो तो हमने क्या किया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को लिए हैं, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, तो हमने दोनों लैंग्वेजेस को चूज किया है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ओडिशा। किस लिए किया गया है? ऐसे क्षेत्र विशेष जहां पे आज भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पे इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार चाहती है कि वहां पे भी डेवलपमेंट की राह को आसान किया जाए। अब आगे फर्दर बात करते हैं डियर क्लास। Who is appointed as the Director General of the Border Security Forces? BSF की बात की जा रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की। अगर हम बात करें तो करंटली जो इसका ऑप्शन होगा, राइट होगा, वो ए होगा, राकेश अस्थाना। क्लियर हो गई बात? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना जी को। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की स्थापना कब की गई डियर क्लास? 1965 में। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है और क्वेश्चन इस प्रकार के आपके एग्जाम में आते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर क्लास। Who is appointed as the 2020 class of 17 young leader for the SDG? अगर मैं बात करूं तो SDG मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ग्रोथ की बात कर रहा है। तो इसमें किसे एक तरीके से लीडर के तौर पे चुना गया है? हम बात करेंगे तो हिंदी भी देख लेते हैं। SDG के लिए 17 युवा नेताओं के 2020 वर्ग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिस सेबेस्टियन, कृतिकांत, पूर्णिमा देवी वर्मन, उदित सिंघल। जो राइट ऑप्शन होगा डियर क्लास यहाँ पे होगा उदित सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू, क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज टू ऑब्जर्वेशन, एक इंपॉर्टेंट डेट आती ही है, चाहे वो एयरफोर्स या नेवी से रिलेटेड हो, चाहे आर्मी डे से रिलेटेड हो, या इंटरनेशनल सेलिब्रेशंस की बात हो, यूनो डे की बात हो, तो कोई न कोई एक क्वेश्चन इस पे आता है। अब फर्दर हम बात करते हैं तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 7 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर। इसका मतलब अगर बात करें ब्लू स्काई के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मनाया जाता है, यानी कि 7 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट मूव करते हैं हम। इंटरनेशनल टाइगर डे, International Tiger Day is observed every year on 24th of July, 29th of July, 15th January and 1st of December। अब फर्दर बात करता हूं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल मनाया जाता है 24 जुलाई को, 29 जुलाई को, 15 जनवरी को, 1 दिसंबर को। यह मनाया जाता है 29th ऑफ जुलाई को। कब मनाया जाता है डियर क्लास? 29th ऑफ जुलाई को। क्लियर हो गई बात? इसको ग्लोबल टाइगर डे के भी नाम से जाना जाता है, ग्लोबल टाइगर डे के भी नाम से जाना जाता है, और ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 29th ऑफ जुलाई। अगर ओवरऑल मैं बात करूं डियर क्लास, तो जितने भी अर्थ पे टाइगर्स हैं उसमें से अप्रॉक्सीमेटेड 70% जो टाइगर्स हैं वो सिर्फ एंड ओनली इंडिया में पाए जाते हैं।
70% जो टाइगर हैं वो सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बातें? अब बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे? क्लाइमेट एक्शन, योगा फॉर अ हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर अ पीस, योगा फॉर कंफर्ट। जलवायु क्रिया, क्लाइमेट एक्शन, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, योगा फॉर पीस, आराम के लिए योग ना, ये ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इस प्रकार का प्रश्न बहुत आसानी से आप एलिमिनेशन के थ्रू आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 2020 की अगर मैं बात करूँ तो कोविड-19 की वजह से ये आपको घर पे ही सेलिब्रेट करना पड़ा। तो इसका जो थीम है अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है? बी, यानी कि योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। दूसरी चीज, अब फर्दर अगर हम बात करें तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम की अगर मैं बात करूं तो ये 2015 से अगर मैं बात करूं 21 जून 2015 से ये मान्यता मिल गई कि अब जो है इंटरनेशनल योगा डे कब से मनाया जाएगा? 21 जून से। ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल योगा डे की जो शुरुआत हुई वो 21 जून ऑफ 2015 से हुई है और इसका सारा क्रेडिट जाता है इंडिया को, क्योंकि इस योग को इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं अप्रोच करने में यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम बात करें योगा डे की, तो इस जो चारों ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस में आप बड़ी आसानी से क्लिक कर सकते हो कि ये इस बार का जो कोविड-19 की वजह से था, होम पे था, तो स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, ये इसका थीम था। अब फर्दर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल, अटल टनल बिल्ट बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दिस। विश्व की सबसे लंबी, देखिए मैंने कहा था ना कि अभी कहीं ना कहीं अटल टनल जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड है, आ सकती है। तो अटल टनल से हमने रिलेटेड क्वेश्चन ले लिया। विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल को किसके द्वारा बनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क संगठन, BRO के द्वारा, जिसको बोला जाता है सी विल बी द राइट ऑप्शन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। यह जो है 21 राज्यों के साथ साथ वन यूनियन टेरिटरी में रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन का निर्माण करता है। इट मींस बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो बॉर्डर पे रोड से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन को सुपरविजन करता है। इट मींस अगर हम बात करें तो म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ना, बांग्लादेश, इनसे सटे हुए जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनसे सटे हुए जो भी निर्माण कंस्ट्रक्शन का कार्य होगा वो कहीं ना कहीं किसके सुपरविजन में होगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई? 1960 में की गई। यानी कि ये करंटली 21 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंडर में इसके काम किया जा रहा है। 21 स्टेट्स एंड 1 यूटीज की बात करता हूं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस प्रकार की सीरीज अगर आपको वेटर वे में और मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को जरूर शेयर करें और मैं बात करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि इस प्रकार की सीरीज आपको अपकमिंग 1 or 2 डेज में कंटिन्यूसली मिलती रहेगी जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते। स्टे ट्यून्ड विद द मेजर कलसी क्लासेस। Thank you so much and Jai Hind to all of you dear cadets. Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.